नमस्कार दोस्तों, आज हम फिर द्वंद्वात्मक भौतिकवाद पर अगली बात करेंगे। तो अब तक जो हमने सीखा वो ये सीखा कि कार्ल मार्क्स समाज की, संस्कृति की और प्रकृति, नेचर और जीवन की वास्तविकता को भौतिकवादी बताता है। क्यों? क्योंकि वो भौतिकवाद में विश्वास करता है, वो भौतिकवादी दर्शन शास्त्री। दूसरी बात ये कि कार्ल मार्क्स ये कहता है कि इस भौतिकवादी वास्तविकता के में होने वाले परिवर्तन की विधि या नियम या सिद्धांत या परिवर्तन का विज्ञान द्वंद्वात्मक है। अर्थात एक चीज़ है, उस चीज़ में से ही उसकी विरोधी चीज़ पैदा होती है, उनमें संघर्ष चलता है और फिर दोनों का संघर्ष किसी एक नई उच्चतर स्थिति पर पहुंचता है। फिर वो अपने आप में एक नई स्थिति बन जाती है, वाद बन जाता है और उसी वाद में से फिर एक उसी की विरोधाभासी चीज़ निकल कर आती है। फिर उसमें संघर्ष चलता है और फिर इन दोनों में संघर्ष कुछ समय बाद में संवाद में बदल जाता है। तो इस तरह वाद प्रतिवाद से संवाद होता है और संवाद फिर एक अपने आप में वाद बन जाता है। फिर उस वाद में से कोई प्रतिवाद निकलता है और फिर वाद प्रतिवाद में संघर्ष चलता है, द्वंद्वात्मकता चलती है और फिर एक संवाद होता है और इस तरह जीवन की वास्तविकता का विकास होता है। जीवन, प्रकृति, सृष्टि, जगत, समाज, संस्कृति, इन सब चीज़ों का विकास वो इसी तरीके से बताता है। तो द्वंद्वात्मक तो है पद्धति या परिवर्तन का नियम, और परिवर्तन किस चीज़ों में हो रहा है, वो जो चीज़ें हैं वो है भौतिकवादी। इसलिए कार्ल मार्क्स के सिद्धांत को द्वंद्वात्मक भौतिकवाद कहते हैं। अब याद करिए, रखें कि हीगल का जो सिद्धांत था वो सिद्धांत द्वंद्वात्मक विचारवादी था, क्योंकि हीगल ने दर्शन शास्त्र की, इतिहास के दर्शन शास्त्र की बात की थी और हीगल ने विचारों पर द्वंद्वात्मक पद्धति लागू की थी। ये तीन चीज़ें महत्वपूर्ण हैं जो अब तक हम समझ चुके हैं। और अभी एक बहुत इम्पोर्टेंट बात मुझे याद आई। कार्ल मार्क्स का एक बहुत प्रसिद्ध कथन है। कार्ल मार्क्स के दो चार तो क्या 8-10 कथन ऐसे हैं कि जो इतिहास में बड़े प्रसिद्ध हुए और कई बार प्रश्न भी उन कथन को देकर पूछा जाता है। कार्ल मार्क्स का कथन ये है, वो जो द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के बारे में है, वो ये है कि हीगल अपने सिर के बल खड़ा हुआ था, मैंने उसको उसके पाँव पर सीधा खड़ा किया है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हीगल खड़ा तो था लेकिन वो उल्टा खड़ा था। उसने जो सिद्धांत, जो जीवन की वास्तविकता को विचारवादी माना, वो उल्टी बात थी, बल्कि सच्चाई ये है कि जीवन की वास्तविकता भौतिकवादी है। इसलिए कार्ल मार्क्स कहता है कि वो अपने सिर के बल खड़ा था, मैंने उसको पाँव पे खड़ा कर दिया। ये बड़ा प्रसिद्ध कथन है। तो ऐसा प्रश्न भी आ सकता है, ये कथन देकर आपको कह सकते हैं कि इसकी व्याख्या कीजिए। तो आपको समझाना है कि हीगल ने क्या कहा और मार्क्स ने क्या कहा और अंत में उसको आपको उपसंहार देना है। करेक्ट? ओके। आज हम ये बाकी सारी चीज़ें तो आप अपनी किताबों में, और जो हम मैटर डाल रहे हैं आपको PDF के रूप में, इसमें आप देख ही लेंगे, पढ़ ही लेंगे और पढ़ने के बाद में आपको सब पॉइंट और जो उत्तर लिखते हैं वो समझ में आ जाएगा। वो उत्तर लिखना है परीक्षा का, वो आप याद कर लेंगे, आ जाएगा। आपको समझना है, महत्वपूर्ण मेरा जो लेक्चर्स का पॉइंट है वो ये है कि समझना है आपको। ओके, अब हम बात करेंगे कि द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के 3 महत्वपूर्ण तत्व हैं, 3 महत्वपूर्ण बिंदु हैं। इनसे हम द्वंद्वात्मक भौतिकवाद को समझकर इस टॉपिक को ख़त्म करेंगे। फिर आगे हम ये बात करेंगे इसके बाद में कि कार्ल मार्क्स ने द्वंद्वात्मक भौतिकवादी पद्धति को काम में लेते हुए किस तरह मनुष्य जाति की सभ्यता और इतिहास की व्याख्या की। वो फिर आ जाएगा डायलेक्टिकल हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म, अर्थात द्वंद्वात्मक ऐतिहासिक भौतिकवाद कहते हैं उसको।
या फिर उसको कहते हैं कि इतिहास की द्वंद्वात्मक भौतिकवादी व्याख्या, एक ही बात है। चलिए, तो अब हम देखते हैं कि 3 कौन से महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिनके आधार पर द्वंद्वात्मक भौतिकवाद टिका हुआ है। तो कार्ल मार्क्स ने जो बात कही, और एक बात हमेशा आप याद रखना, कार्ल मार्क्स ने शुरुआती जो लेखन अपना किया था, आपने उसकी जीवनी पढ़ते वक्त आपको देखा होगा या नोट किया होगा, अगर नहीं किया तो आप एक बार दोबारा पढ़ें और नोट करें। कार्ल मार्क्स का प्राथमिक लेखन था वो अकेला था, लेकिन कार्ल मार्क्स ने प्राथमिक लेखन के बाद में कुछ वर्षों बाद में उनका साथ हुआ उनके उद्योगपति दोस्त का, फ्रेडरिक एंजल्स, और ये चीज़ें एंजल्स के साथ डेवलप की। जैसे उसने वो किताब लिखी द ओरिजिन ऑफ फैमिली प्रॉपर्टी, फैमिली मैरिज एंड प्रॉपर्टी, और इस तरह की किताब है जिसमें वो शुरुआत की बात करता है कि आखिर पूंजी या प्रॉपर्टी, संपत्ति नाम की, या परिवार, ये सब चीज़ शुरुआत कैसे हुई, उनका उद्भव कैसे हुआ, उनका जन्म कैसे हुआ समाज में। वो किताब फ्रेडरिक एंजल्स के साथ लिखी थी। और भी कई किताबें बाद में, पूंजी जो द कैपिटल किताब है कार्ल मार्क्स की, वो भी एंजल्स के साथ लिखी थी। तो एंजल्स के विचार भी कार्ल मार्क्स के विचारों के साथ ही हैं। तो जो हम पढ़ते हैं वो विचार केवल कार्ल मार्क्स के ही नहीं है, एंजल्स भी इनमें साथ है। लेकिन चूंकि एंजल्स को इतना समाजशास्त्र में महत्व नहीं दिया गया है, तो हम कार्ल मार्क्स के टॉपिक के अंदर ही इसको पढ़ते हैं। ओके, कार्ल मार्क्स, अब वापस उसी बिंदु पर आएं। कार्ल मार्क्स द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के 3 महत्वपूर्ण बिंदु बताता है। पहला महत्वपूर्ण बिंदु वो ये बताता है कि इसकी ये विशेषता है कि विरोधाभासी तत्वों की एकता, यूनिटी ऑफ ऑपोजिट्स। मतलब ये कि जब एक वाद हो रहा है या एक वाद का अस्तित्व है, तो उसके अंदर से ही उसकी विरोधाभासी चीज़ पैदा होगी जिसको हम प्रतिवाद कहते हैं, जो कि चर्चा हम कर चुके हैं। और इन दोनों को मिलकर संवाद बनेगा, यानी वाद का विरोधाभासी प्रतिवाद है, और इन वाद और प्रतिवाद दोनों के तत्वों को मिलाकर ही संवाद स्थापित होगा, यानी विरोधाभासी तत्वों की एकता स्थापित होगी। पहला महत्वपूर्ण बिंदु, इसको आप और पढ़ लीजिएगा, ज़्यादा व्याख्या नहीं करना चाहता, मुख्य बात ये है। दूसरा, निषेध का निषेध, निगेशन ऑफ निगेशन। ठीक है, ये भी वहीं पे आता है। देखिए, वाद एक चीज़ है, वाद एक स्थिति है, वाद एक भौतिकवादी स्थिति का नाम है जो समाज में स्थापित है। अब इस वाद में से ऐसी चीज़ें निकलकर, विरोधाभासी चीज़ें निकलकर आएंगी जो इस वाद का निषेध करेंगी। ठीक है, लेकिन अब ये जो प्रतिवाद है, इसका भी तो, उस प्रतिवाद में से भी कुछ विरोधी चीज़ें निकल के आएंगी जो उस प्रतिवाद का निषेध करेंगी, और उन दोनों का निषेध करने के कारण ही इसको निषेध का निषेध कहते हैं। यानी पहली बार वाद का निषेध हो गया प्रतिवाद द्वारा, फिर प्रतिवाद का निषेध हुआ, इसीलिए तो संवाद हुआ, वरना तो प्रतिवाद स्थापित हो जाता। आप 1 मिनट के लिए समझने की कोशिश कीजिए। मैंने जो उदाहरण दिया था दहेज वाला, आप उसके समझने की कोशिश कीजिए कि दहेज प्रथा थी, ये एक वाद था, लेकिन प्रतिवाद हुआ कि दहेज नहीं देना चाहिए, ये अनैतिक है समाज में। अब इस प्रतिवाद में का भी प्रतिवाद हुआ कि नहीं, लोग अपनी इच्छा से तो दे सकते हैं। अगर किसी की एक ही बेटी है और बड़ा धनवान है, तो क्या वो अपनी बेटी को नहीं देगा? वो मजबूर होकर नहीं देगा, वो खुश होकर देगा। इसी का नाम है प्रतिवाद का प्रतिवाद, अर्थात निगेशन का निगेशन, निषेध का निषेध। इसको आप पढ़ेंगे फिर समझ में आएगा। अगर आपके नहीं आए तो मुझे मैसेज करिएगा, मैं आपको व्यक्तिगत तौर पर भेज दूंगा। दूसरी बात यह हुई
और तीसरे और महत्वपूर्ण बात है, मात्रात्मक परिवर्तनों से गुणात्मक परिवर्तन आना। कार्ल मार्क्स हमेशा इस चीज को समझना चाहते थे कि आखिर समाज में पिछले हजारों सालों से जो परिवर्तन आया है वो क्यों आया है और परिवर्तन के नियम क्या हैं और परिवर्तन किन तत्वों से आया है और कहां से शुरू हुआ है। तो उन्होंने कई चीज़ें देखी, वो अपन बाद में बात कर देंगे। आर्थिक निर्धारणवाद की उन्होंने बात की थी, इकोनॉमिक डिटर्मिनिज्म की उन्होंने तकनीकी निर्धारणवाद की बात की थी, दैट इज टेक्नोलॉजिकल डिटर्मिनिज्म। वो सब हम आगे जाके देखेंगे। लेकिन आप यहाँ पर इतना समझिए कि तीसरा जो महत्वपूर्ण बिंदु है द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का, वो बिंदु है मात्रात्मक परिवर्तन से गुणात्मक परिवर्तन। कार्ल मार्क्स ये कहते हैं कि पहले समाज में जब परिवर्तन होना शुरू होता है तो उन परिवर्तनों में मात्रा बढ़ती है, लेकिन गुणात्मक परिवर्तन नहीं आता, गुण में विशेष अंतर नहीं आता। गुण में विशेष अंतर तभी आता है जब मात्रात्मक परिवर्तन एक ऐसे बिंदु पर पहुंच जाता है जहां पर मूल स्वरूप अपने आप पूरी तरह चेंज हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है। वो बिंदु है जहां मात्रात्मक परिवर्तन गुणात्मक परिवर्तन में चेंज हो जाएंगे। क्वांटिटी यानी मात्रा और क्वालिटी यानी गुण। उदाहरण के तौर पर दूध है, दूध को अपन जमाने के लिए, रात को दही बनाने के लिए उसमें जामुन डालते हैं, थोड़ी छाछ डालते हैं। तो दूध में अगर हम छाछ डाल दें तो क्या वो दही बन जाएगा? और छाछ डाल दें तो क्या वो दही बन जाएगा? नहीं। उसमें हमने छाछ डाल दी, उस छाछ में कुछ खटाई होती है जिसको विज्ञान वाले कुछ बैक्टीरियाज बोलते हैं, जो स्वास्थ्य के लिए अच्छे बैक्टीरिया होते हैं। हम जानते हैं ना, दही में खूब सारे बैक्टीरिया होते हैं, ये एक सामान्य विद्यार्थी जानता है। तो वो छाछ में हमने छाछ डाल दी दूध को जमाने के लिए, दही बनाने के लिए, तो अब वो जो बैक्टीरिया हैं उनकी मात्रा बढ़ेगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, रात को बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, और एक बिंदु पर पहुंचने के बाद में दूध बिल्कुल दूध नहीं रह के दही में परिवर्तन हो जाएगा। इसको कहते हैं मात्रात्मक परिवर्तन से गुणात्मक परिवर्तन। ये तीन डायलेक्ट्रिकल मेटलिज्म के, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के महत्वपूर्ण बिंदु हैं। इसके बाद में हम आगे पढ़ेंगे कार्ल मार्क्स ने ये जो द्वंद्वात्मक भौतिकवादी पद्धति है ये किस तरह मानव समाज पर लागू की और मानव समाज की व्याख्या की। तो कुल मिलाकर एक बात यहाँ याद रखने की है, वो ये है कि कार्ल मार्क्स ने कहा कि हीगल अपने सिर के बल खड़ा था, मैंने उसको पाँव पर सीधा खड़ा कर दिया। ये आपके लिए समझने की बात। ओके, गुड नाइट।